कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि संडे के दिन, जो आगे आने वाला संडे है, उस दिन आप लोगों का ज्योग्राफी जो मैपिंग था, उसके 3 कॉन्टिनेंट का हमने टेस्ट ले चुके थे। अब 3 बचे हुए कॉन्टिनेंट का टेस्ट, उसमें हमने पीछे वाले जो 3 कॉन्टिनेंट थे वर्ल्ड, उनके भी हम टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे, उनके भी क्वेश्चनों को हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो आप पूरे 6 के 6 महाद्वीपों का अच्छे से तैयारी करके रखें, ताकि उन महाद्वीपों के क्वेश्चन को आप अच्छे से डील कर सकें। ये आप लोगों को मैं सूचना दे दूं। और उसके बाद में जो टेस्ट होने वाले हैं, उसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी के संडे संडे टेस्ट लेंगे, जो 3 रूपों में होंगे। उसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेट और ओशनोग्राफी, इन तीनों को हम पढ़ने की कोशिश करें, टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे एक एक संडे में। तो आप लोगों को ये हमने पूर्व सूचना दे दी। आज हम आर्ट एंड टेक्चर के अंतर्गत, हम कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हम मुगल कालीन स्थापत्य कला के विषय में पढ़ने वाले। मुगल कालीन स्थापत्य कला जब हम पढ़ते हैं, तो मुगल काल की स्थापना जो व्यक्ति ने की, उसका नाम था बाबर। बाबर के बाद आया हुमायूं। हुमायूं और बाबर का अगर कालखंड देखो तो हमें थोड़ा सा कम दिखाई देता है, परंतु उसके बाद जो शासकों का समय आया, जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब हमें दिखाई देते। इन शासकों के द्वारा स्थिरता के साथ शासन किया गया, और स्थिरता के साथ शासन किए जाने के कारण मुगल काल के समय में जो स्थापत्य का विकास हुआ, वो इन शासकों के समय में हमें ज्यादा दिखाई दी, जिसमें अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये 3 प्रमुख शासक रहे, जिसके समय में हमें इन चारों की तुलना में 3 के समय में ज्यादा अधिक स्थापत्य कला का विकास दिखाई देता। पर तभी भी बाबर के समय में जो स्थापत्य कला का विकास हुआ, परंतु ये स्थापत्य कला हमें मूल रूप से नहीं दिखाई देती है। अर्थात ये शासक 1526 के करीब करीब पानीपत का युद्ध लड़ा, और पानीपत युद्ध के बाद में अन्य 3 युद्धों को भी इसने लगातार 1530 तक के लड़ा। उसके बाद में इसकी होगी मृत्यु। मतलब लगातार और अधिकांश समय बाबर जो रहा, वो युद्ध में ही कहीं ना कहीं संलिप्त रहा। और आपको पता है कि युद्ध मतलब अस्थिरता, और अस्थिरता का मतलब कला एवं संस्कृति का संरक्षण नहीं। तो बाबर के समय में हमें कला एवं संस्कृति का बहुत अधिक विकास नहीं दिखाई दी, जिसके कारण स्थापत्य कला स्वाभाविक रूप से कला एवं संस्कृति का पार्ट है, तो वहां पर भी हमें विकास नहीं दिखाई देता। हुमायूं के समय में अगर हुमायूं का कालखंड देखें, तो 1531 से लेकर 1555 तक का रहा। और 1555 में भी अगर हम देखें, तो 1540 का जो कालखंड रहा से लेकर 1555 तक का, ये हमेशा निर्वासित जीवन है। इस 15 वर्ष के कालखंड में उसने निर्वासित जीवन जिया, अर्थात वो 10 वर्ष तक के ही कहीं ना कहीं शासक बना रहा। और 10 वर्ष के शासन में भी उसने लगातार अफगानों का, लगातार शेरशाह सूरी का कहीं ना कहीं हमेशा हमला झेलने की कोशिश की। और इसी के कारण अस्थिरता इसके समय में भी रही, परंतु इसने एक अच्छी इमारत बनाने का कार्य किया, जिसका नाम था दीनपना। वो भी आधी अधूरी रही, और लास्ट में उसी दीनपना जो महल था, उसकी पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के बाद में इसकी होगी मृत्यु। तो बाबर और हुमायूं के समय में हमें मुगल स्थापत्य कला का अच्छा नमूना नहीं दिखाई देता, पर अकबर और अकबर के बाद के शासकों के समय में हमें स्थापत्य कला का एक अच्छा नमूना दिखाई देता है। अकबर 1555 के करीब, 1555 में शासक बना, अपने पिताजी की मृत्यु के बाद 1500, और शासक बना 1555 से 60 तक के बैरम खां उसके संरक्षक रहे। उसके महाअंगा नामक जो महिला थी, 62 तक के इसकी कहीं ना कहीं आया बन के रही। और उसके बाद में अकबर स्वयं शासन कर पाए, और जब उसने शासन किया तो उसके कुछ निर्णय रहे, कुछ युद्ध रहे, और उस युद्ध को जीतने के बाद में जब वो अपने आप को, अपने साम्राज्य को स्थिर बनाया, उसके बाद में उसकी स्थापत्य कला का हमें अच्छा नमूना दिखाई दिया। और स्थापत्य कला का एक सबसे अच्छा नमूना जो हमें अकबर के समय में दिखाई देता है, वो अकबर के समय का स्थापत्य कला का नाम, जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य पे, याद रखिए गुजरात विजय होती 1571 में, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने जो बुलंद दरवाजे का निर्माण किया, वो
एक अकबर कालीन स्थापत्य कला का अच्छा नमूना। इसी के बाद में जब उत्तर भारत के कई सारे क्षेत्रों को उसने जीता, तो जीतने के बाद में उसने स्थिरता के लिए और देवता के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसने कई सारे महलों का निर्माण करा और अपनी सभा को आयोजित करने के लिए भी उसने कई सारे सभाओं का निर्माण करा, जिसमें दीवाने आम जो आम जनता के लिए रहता था, आम जनता की वहां बातें सुन, और दीवाने खास जो भी कहीं ना कहीं खास लोगों से वहां पर वो मुलाकात करता था। इसी के बाद देवता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने 1575 में इबादत खाने का निर्माण करा, जिसे 1578 में सभी धर्मों के लोगों के लिए खोल दिया। इसी के बाद सूफीवाद से उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव था, और सूफीवाद से जुड़ा होने के कारण जो अकबर के पुत्र थे सलीम, वो कहीं ना कहीं सलीम नाम रखने का कहीं ना कहीं उद्देश्य, जो सलीम एक सूफी कहीं ना कहीं व्यक्ति थे जिनका संबंध सूफी से था, तो उसके नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम रखा था क्या, सलीम। तो उस सूफी सिलसिले से नजदीकिया होने के कारण इन्होंने एक नए शहर का निर्माण भी करवाया, जो आगरा के निकट में एक नए शहर का निर्माण कराया, फतेहपुर सीकरी। और इस फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण कराया वो बहुत ही अच्छी, थोड़ा ऊंचाई पर है, आप जाकर देखिएगा आपको बड़ा अच्छा लगेगा। पर उस पूरे शहर की जो खास विशेषता रही फतेहपुर सीकरी, इसकी खास विशेषता रही लाल बलुआ पत्थर। तो अकबर कालीन स्थापत्य कला में आपको कई सारी स्थापत्य कला दिखेंगी, परंतु उन सबकी खास विशेषता रही लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर। अब एक प्रश्न पूछा था एग्जाम में कि इस लाल बलुआ पत्थर का जो इस्तेमाल किया गया वो कहां से लाया गया। तो आप बुंदेलखंड जाते हो तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में खनन कार्य कर इन लाल बलुआ पत्थरों की लगातार आयात को कहीं ना कहीं सुनिश्चित किया गया, और उसके माध्यम से कई सारे स्थापत्य कला का निर्माण किया गया। परंतु इसी के बाद में जब अकबर की मृत्यु हुई 1506 में, और 1506 में अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद में जहांगीर शासक बना, तो जहांगीर के समय में आपको स्थापत्य कला का उतना अच्छा नमूना नहीं दिखाई देगा, परंतु जहांगीर के समय में आपको दो बातें अच्छी समझ में आएंगी। एक तो उसके पत्नी नूर जहां के द्वारा जो अपने उसके पिताजी एतमादुद्दौला का जो मकबरा बनाया था वो बहुत फेमस। ये एतमादुद्दौला के मकबरे की खास विशेषता थी पित्रादुरा। और आपको पता है पित्रादुरा क्या है, ये एक जड़त्व मतलब कीमती पत्थरों को पत्थरों पर लगाने की पद्धति, पित्रादुरा एतमादुद्दौला का मकबरा। और दूसरा जहांगीर का द्वारा खुद अपने पिताजी अकबर का जो मकबरा बनाया गया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो बनाया गया था सिकंदरा में, और इसकी खास विशेषता थी संगमरमर के ऊपर जो जालियों का काम किया गया वो बहुत अधिक खास विशेषता। आप जाकर देखिएगा बहुत सुंदर बनाएगा, एकदम वाइट। और खास बात है जालिया ऐसे लगता है कि सच में एक अच्छी कारीगरी का ये नमूना है। तो जहांगीर के समय में अधिक हमें ज्यादा स्थापत्य कला का विकास नहीं दिखाई देता है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में नूरजहां के द्वारा बनाया गया अपने पिताजी की याद में। नूरजहां की बात जो मम्मी थी वो इत्र बनाने में भी बहुत ख्याति प्राप्त थी, तो गुलाब का इत्र बनाने में नूरजहां की मम्मी का बहुत अधिक महत्व रहा। तो आप याद रखिएगा, कभी कभार प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो कभी याद रखिएगा तो इस बातों। इसी के बाद है भैया स्वर्णिम काल शाहजहां के समय। ये शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल। इसके समय में दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया गया, आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया गया, कई सारे इमारतें दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, इन सब का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया। अब ये सब बातें आप लोग पढ़ते हो, परंतु प्रश्न एक ये पूछा गया था, आगरा का जो ताजमहल है
उसका निर्माण जो किया गया, उस निर्माण का जो चित्रण है, जो कल्पना है, वो कल्पना कहाँ से ली गई? अब ये प्रश्न पूछा गया। तो अभी मैंने आपको एतमादुद्दौला का मकबरा बताया था, और वो एतमादुद्दौला का जो मकबरा था वो कहीं ना कहीं ताजमहल के निर्माण में एक कल्पना के रूप में सामने आया। कहीं ना कहीं उस बात ने भी शाहजहां को ताजमहल निर्माण करने के लिए अग्रसर किया। यहाँ पर प्रश्न पूछने की संभावना रहती, पर शाहजहां ने कई सारे इमारतों का निर्माण करा, इसका नुकसान खामियाजा इसके बेटे औरंगजेब को भुगतना पड़ा। और इसके बेटे जब औरंगजेब को भुगतना पड़ा तो औरंगजेब के समय में ज्यादा अधिक स्थापत्य कला का निर्माण नहीं हो पाया। और इसका प्रमुख कारण जब मैं आपको मिडेवल पढ़ाऊंगा, तो मिडेवल जब पढ़ाऊंगा तो कई सारी बातें औरंगजेब के समय हम पढ़ेंगे कि औरंगजेब एक तानाशाह शासक था, परंतु कुछ कारण थे जो उसे तानाशाह बना गए। पर तो इस तानाशाही के कारण, कुछ पूर्व की घटनाओं के कारण कहीं ना कहीं औरंगजेब के समय में स्थापत्य कला का अच्छा विकास नहीं दिखाई दिया। ना स्थापत्य कला का, ना संगीत का, ना चित्रकला का, किसी भी क्षेत्र का जो कला एवं संस्कृति से जुड़ी पड़ी, उसका हमें विकास नहीं दिखाई देता है। उसका प्रमुख कारण है पूर्व के शासकों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में खर्च किए जाना, और जो आय था उसका सुनिश्चित नहीं किया जाना, जिसके कारण औरंगजेब के ऊपर खर्चा बढ़ता चले गया। और इसके कारण वो फिजूल खर्ची को हमेशा रोकने की कोशिश करते, उसके बावजूद भी उसके द्वारा अपनी बीवी के याद में एक ताजमहल की ही नकल में औरंगाबाद में एक इमारत बनाने की कोशिश की, जिसे ताजमहल की फोर्ड नकल के नाम से जाना है। क्यों? क्योंकि ताजमहल का जो निर्माण किया गया वो टोटली संगमरमर का उपयोग करके किया गया, परंतु जो औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र में उपस्थित जो बनाया गया औरंगजेब के द्वारा, वो जो बनाया गया है उसमें कई बार और कई जगहों पर सीमेंट का उपयोग किया गया, और सीमेंट का उपयोग किया गया जिसके कारण इसे फोर्ड नकल के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार से हमने मुगल काल के थोड़े से स्थापत्य कला के बारे में पढ़ने की कोशिश, थोड़े से रूप में पढ़ने की कोशिश की, और थोड़े से रूप में समझने की कोशिश की। अब ये भी ध्यान में रखना है कि इसके बाद आधुनिक काल आता है, और आधुनिक काल के समय में भी स्थापत्य कला का विकास हुआ। तो स्थापत्य कला में आधुनिक काल का जो विकास, आधुनिक काल में जो विकास हुआ, उसमें आपको 2 से 3 चीज समझ में आ जाएगी। पहला, पुर्तगालियों के द्वारा चर्च के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया, जिसमें गॉथिक कला का कहीं ना कहीं अच्छा चित्रण दिखाई देता है। फ्रांसीसियों के द्वारा चंद्रनगरी, जो वर्तमान में कहां पर है, पश्चिम बंगाल, वहां उसका निर्माण किया गया। पांडिचेरी, एक अच्छा सुनियोजित नगर, उसका निर्माण फ्रांसीसियों के द्वारा किया गया। अंग्रेजों के द्वारा कई सारी इमारतों का निर्माण किया गया। इंडिया गेट एक प्रमुख, गेटवे ऑफ इंडिया बंबई का प्रमुख, लुटियन की दिल्ली जो वर्तमान में लोकसभा है, और राष्ट्रपति भवन है, उसका निर्माण किया। प्रश्न ये पूछता है, इंडिया गेट का निर्माण किस लिए किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस लिए किया गया था? लोकसभा और राष्ट्रपति भवन जिसे हम कहते हैं, ये पहले राष्ट्रपति भवन गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय का निवास स्थान था। ये सब बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी पड़ी। इंडिया गेट का निर्माण किया गया था ईरान युद्ध, जो बाकी युद्ध हुए उसमें जो सैनिक मारे गए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया भारत से जब अंग्रेज लोग वापस जा रहे थे तो उनके लिए बनाया गया था। लोकसभा और राष्ट्रपति भवन जो वर्तमान में है, इसका निर्माण 1911 के करीब करीब शुरू किया, 1927 के करीब करीब इसका निर्माण समाप्त हुआ, और आगे भी चला थोड़ा सा निर्माण। इसका उद्देश्य था कि नई राजधानी हमने बनाई कलकत्ता से, तो वो एक सुनियोजित रूप से रहे, और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि बांटो राज करो की नीति को कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूती प्रदान करना। क्योंकि जो मुगल थे उनकी राजधानी दिल्ली थी, और दिल्ली कहीं ना कहीं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती थी, पर कलकत्ता नहीं करती थी। इसलिए कलकत्ता से
दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया गया, एक ये परसेप्शन कहता है। दूसरा परसेप्शन ये कहता है कि कलकत्ता से पूरे भारत पर अधिकार नहीं जमाया जा सकता था, इसीलिए पूरे भारत पर अधिकार जमाने के लिए दिल्ली को राजधानी बनाया गया। ये तर्क बहुत हद तक हमें अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि एक लंबे समय तक के, यदि हम गुप्त काल के बाद की अगर बात करें तो गुप्त काल से लेकर वर्तमान समय तक का थोड़ा सा कालखंड हटा दो तो लंबे समय तक के दिल्ली और आसपास का क्षेत्र ही भारत की शक्ति का केंद्र बिंदु रहा। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि दिल्ली को अंग्रेजों के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा राजधानी बनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विभिन्न चिंतनों को आप लिखिए। तो आपको मैंने 2 चिंतन बताए, उसमें से आप दोनों चिंतनों को लिखने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो ये हो गया स्थापत्य कला का एक अच्छा नमूना। इसके अलावा भी हमारे लिए कई सारे ऐसी स्थापत्य कला के अच्छे नमूने हैं जो हमें जानने के लिए रहना चाहिए। जैसे कि चंडीगढ़ का निर्माण कराया गया। ये स्वप्न था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब का, उन्होंने निर्माण कराया। शिमला का निर्माण डलहौजी साहब के द्वारा कराया। ये कहीं ना कहीं वर्तमान में एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है, वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ऐसे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अगर पुराना और जाए तो शहरों के आधार पर पूछने की संभावना रहती है। तो वाराणसी के बारे में पूछने की संभावना रहती है कि वाराणसी के जो घाट है उन घाटों के बारे में पूछने की संभावना रहती है। दूसरी बात, कलकत्ता के बारे में पूछने की संभावना रहती है, क्योंकि वहाँ का जो विक्टोरिया महल है वो बहुत ही सुंदर है, वहाँ का जो पुस्तकालय है वो बहुत ही सुंदर है, वो भी वहाँ से प्रश्न की संभावना रहती है। वर्तमान में नागपुर का जो सुप्रीम हाई कोर्ट है उसे एएसआई के द्वारा एक अमूर्त धरोहर के रूप में संरक्षित करने की बात की गई, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आप जब बॉम्बे जाओगे तो आपको वहां पर जो रेलवे स्टेशन दिखाई देगा, जीएसटी जो आपको रेलवे स्टेशन दिखाई देगा, तो वो रेलवे स्टेशन को भी कहीं ना कहीं संरक्षित करके रखा है। तो वो रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में आप जानकारी करके रखिए कि उसे यूनेस्को के द्वारा संरक्षित धरोहर के रूप में रखा गया है। भारत का ये कर्तव्य है कि उस अमूल्य धरोहर को आप क्या करके रखें, संरक्षित करके रखिए, वो दिमाग में याद रखिए। कई ऐसी इमारतें रहती है जिसका कहीं ना कहीं महत्व बढ़ता है। जैसे 2008 के करीब 2008 में जब बम्बई में बम ब्लास्ट हुए थे, बम्बई में जब आतंकवादी हमला हुआ था, तो ताज होटल जो था वो दुनिया में हाईलाइटेड हुआ, और उसी के बाद में ताज होटल का जो बनावट है उसे जीआई टैग दिया गया, और वो कहीं ना कहीं वर्तमान में आज हमारे लिए एक धरोहर के रूप में कहीं ना कहीं बनेगा, क्योंकि उसकी जो बनावट है वो बहुत ही दिलचस्प है, वो एक अलग नमूना है, आप उसे ध्यान में रखिए। इस प्रकार से प्रश्न बनने की संभावना रहती, मतलब एक स्टेट ऑफ आर्ट्स जितने भी रहते हैं स्थापत्य कला में, उन सब स्थापत्य कला को आप पॉइंट करके लिखने की कोशिश करा करिए। आप जहां पर भी ये और उस पॉइंट को आप लिखिए, उससे फायदा ये होता है कि आपके पास में कई सारे एक इमारतों का, स्थापत्य कला का एक अच्छा विवरण मिल जाता है। जैसे आप जयपुर देखने गए तो वहां पर आपको पता चल गया कि वहां पर जो बाल्किया वाला जो घर है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। क्यों फेमस है भैया? टेरिस बाहर निकला हुआ है, उसके कारण उसका महत्व बढ़ गया। तो ऐसे पॉइंटों को आप लिखने की कोशिश करेंगे तो उसके कारण आपको स्पॉट याद हो जाएंगे। उसके लिए एक तरीका है, आप उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत की तरफ आइए, जो जो प्रमुख नगर दिखाई देते हैं उन नगरों को आप लिखिए, और नगरों के खास इमारतों को आप वहीं पर मैप बनाकर आप वहां पर ही साइड में लिखने की कोशिश करिए। उसके माध्यम से भारत के प्रमुख स्थापत्य के विषय में आपको अपने आप जानकारी एक ही पेज में मिल जाएगी। ये मेरा तरीका है पढ़ने का, आप भी इसी प्रकार से पढ़ने की कोशिश करिए। भोपाल गए तो शौर्य इमारत जरूर देखने की कोशिश करिए, तो कहीं ना कहीं आपको पता चला शौर्य इमारत का निर्माण किया गया 2017 में, क्यों किया गया, इसलिए किया गया, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसी चीजें जब आप पढ़ोगे तो स्थापत्य कला, कला एवं संस्कृति जैसे जो पॉइंट है वो आपको हमेशा क्लियर होते चलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। साथ में वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि कुछ प्रश्न रहते हैं जो प्रश्नों को सॉल्व करके आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन स्वतः कर सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्न देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।